एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश। तो क्लास 9 के बच्चों चैप्टर 1 तो पढ़ लिए हो, वीडियो तो आ चुका है मेरा। अब हम लोग जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस करने। जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए ना उसको आज हम लोग डीप में उसको समझेंगे भी और उसका नोट्स भी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, इस चैप्टर को मैंने अच्छे से समझा दिया है। इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड है ना, ये मैंने उसी वीडियो में बताया है जब मैंने चैप्टर को पढ़ाया है। आज हम लोग इसके बाकी जो बचे हुए एक्सरसाइजेज है वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने ये वाला छोड़ दिया था, आप लोगों को बोला था नेक्स्ट जब क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा उसमें बताऊंगी। तो आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। आप लोग जो ये स्टोरी का पार्ट 1 पढ़े हैं ना, उसके आधार पे इसमें कॉज और इफेक्ट बताना है। कहीं कहीं पे इफेक्ट दिया हुआ है, कॉज बताना है, कहीं पे कॉज दिया हुआ है, उसका इफेक्ट बताना है। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। और ये आंसर आप लोग क्लास में अपना टीचर और क्लासमेट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉज और इफेक्ट। तो बच्चों, फर्स्ट इफेक्ट जो दिया हुआ है, द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम ऑन डे लेट। जो मॉर्निंग पेपर्स थे वो आफ्टरनून में आते थे, लेट आते थे, और जो वीकली मैगजीन थे बच्चों वो एक दिन लेट आते थे। ये स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, वो आपसे पूछा गया। तो इसका कारण क्या था, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द विलेज वॉज नॉट वेरी गुड, कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ना विलेज का वो अच्छा नहीं था, यही इसका कॉज है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर क्रिस्टका कभी स्कूल नहीं गई, इसका इफेक्ट क्या पड़ा। इफेक्ट देखते हैं, शी कुड नॉट रीड सो द नैरेटर हैड टू रीड द एपिसोड्स ऑफ काशी यात्रा आउट टू हर एवरी डे। इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई ना, तो उसकी जो पोती थी, मतलब जो नैरेटर थी सुधा मूर्ति जी, उनको अपनी दादी को हमेशा जो एपिसोड्स थे काशी यात्रा के वो पढ़ के सुनाने होते थे हर वेडनेसडे को, मतलब वो डिपेंडेंट थी। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा, she was deeply interested in the story and discussed it with her friends, कि वो deeply interested थी काशी यात्रा के स्टोरी में और उसको वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करती थी। तो इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, तो द ग्रैंडमदर आइडेंटिफाइड हरसेल्फ डीपली विद द प्रोटोगनिस्ट ऑफ काशी यात्रा। तो प्रोटोगनिस्ट मतलब होता है बच्चों मेन कैरेक्टर। जो दादी थी ना ग्रैंड मदर, वो अपने आप को काशी यात्रा की ओल्ड लेडी के साथ ना तुलना करती थी, कंपेयर करती थी, क्योंकि दादी भी कभी काशी नहीं जा पाई, वो ओल्ड लेडी भी नहीं जा पाई। इसका स्टोरी जो है वो मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो प्रोटोगनिस्ट के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी, इसलिए वो बहुत डीपली इंटरेस्टेड थी, इमोशनली इन्वेस्ट करती थी स्टोरी में। वो जानने को इच्छुक रहती थी कि आगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ, क्योंकि उससे वो अपने रियल लाइफ को नरेट करती थी। 4 नंबर में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, द नैरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। नैरेटर जो थी ना वो शादी में गई पूरा एक वीक के लिए। तो क्या हुआ इससे, द ग्रैंड मदर कुड नॉट फॉलो द न्यू एपिसोड ऑफ काशी यात्रा। तो जो ग्रैंड मदर थी वो जो न्यू एपिसोड आ रहा था काशी यात्रा का उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी। एंड वॉज फाउंड इन टीयर्स व्हेन द नैरेटर रिटर्न। और जब नैरेटर कौन है बच्चों, यहाँ पे सुधा मूर्ति थी, जब वो वापस आई तो वो अपनी दादी को रोते हुए पाई। द ग्रैंडमदर नेवर वेंट टू स्कूल। दादी जो थी ना वो कभी भी स्कूल नहीं गई। इसका कारण क्या था, कॉज क्या था इसका, पीपल इन दोज डेज डिड नॉट कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों जो लोग होते थे ना वो लड़कियों के लिए पढ़ाई को उतना जरूरी नहीं मानते थे। एंड द ग्रैंडमदर लॉस्ट हर मदर वेरी यंग विथ नो वन टू गाइड हर। और जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने अपनी माँ को बहुत कम उम्र में ही खो दिया था। उनकी माँ जो थी बहुत कम एज में डाई हो गई थी, जिसके कारण से उनको कोई भी गाइड करने के लिए नहीं था। द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। ग्रैंड मदर जो थी ना रिग्रेट कर रही थी, मतलब पछता रही थी कि वो कभी स्कूल क्यों नहीं गई। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, शी मेड श्योर दैट ऑल हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल। इससे इफेक्ट ये पड़ा कि उन्होंने श्योर किया कि अपने लाइफ में अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, वो अच्छे से पढ़ाएगी। अब इसी में बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक द नैरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंडमदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि नैरेटर ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब वो घर जाएगी रिटर्न
शादी से, तो वो अपनी दादी को रोते हुए पाएगी। अगर हाँ तो क्यों क्यों किया था, और अगर नहीं तो क्यों नहीं किया था। आपको यहाँ पे इफ यस तो व्हाई, इफ नो तो व्हाई नॉट, ये भी बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। नो, द नैरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। ऐसा नहीं है, नैरेटर ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था वो देखते हैं। She was surprised because her grandmother had always been strong and composed, never crying even in difficult times. ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी जो दादी थी ना, कितना भी जिंदगी में तकलीफ आया वो आज तक नहीं टूटी, आज तक नहीं रोई है। इसलिए वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि वो जब रिटर्न करेगी तो दादी रोएगी। The narrator did not realize her absence would upset अव्वा। अव्वा कन्नड़ में माँ को बोलते हैं, माँ को डिनोट करते हैं, और जो नैरेटर है वो अपनी दादी को यहाँ पे अव्वा बुलाती है। तो जो नैरेटर है ना, वो ये रियलाइज ही नहीं कर पा रही कि वो अगर उसका जो एब्सेंस है, उसका ना होना अव्वा को इतना अपसेट कर देगा। So much, especially she felt helpless after missing काशी यात्रा, क्योंकि वो जो थी ना, काशी यात्रा का जो एपिसोड था वो नहीं जान पा रही थी, इसलिए जो अव्वा है ना इतना दुखी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how might the narrator help her grandmother to fulfill her desire to learn to read and write? नैरेटर ने, सुधा मूर्ति जी ने कैसे हेल्प किया अपनी दादी को पढ़ने और लिखने सीखने में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। The narrator could teach her grandmother the Kannada alphabet step by step. नैरेटर ने अपनी दादी को स्टेप बाय स्टेप कन्नड़ अल्फाबेट सिखाए। गिविंग डेली लेसन्स एंड प्रैक्टिस फ्रॉम सिंपल वर्ड्स टू सेंटेंसेस। उनको डेली लेसन्स प्रैक्टिस कराए, सिंपल वर्ड्स दिए जिससे वो सेंटेंसेस बनाना सीखी। She becomes her teacher, वो उनकी टीचर थी। And set सरस्वती पूजा during दशहरा as the goal for अव्वा to read a novel independently. और नॉवेल पढ़ने के लिए जो डेडलाइन था वो दशहरा का था। तो अव्वा के लिए जो वो अव्वा जो थी ना, वो इंडिपेंडेंटली मतलब आत्मनिर्भर होकर खुद से पढ़ पाए, इसके लिए जो नैरेटर थी उन्होंने डेडलाइन भी सेट किया था कि दशहरा के टाइम में जो सरस्वती पूजा का दिन होगा उस दिन तक नैरेटर पढ़ पाए सब कुछ। बच्चों अब हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। अब चलिए उसको देखते हैं। The grandmother wanted to learn the Kannada alphabet to gain independence. जो grandmother थी वो कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहती थी इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। क्या ये सही है या गलत है? हाँ बच्चों ये ट्रू है, मतलब सही है। The grandmother wanted to learn the Kannada alphabet to gain independence. हाँ ये सही है कि ग्रैंडमदर जो थी वो चाहती थी कन्नड़ अल्फाबेट सीखना, क्योंकि वो किसी पे निर्भर रहना नहीं चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी पढ़ाई लिखाई के मामले में। The grandmother asked someone in the village to read काशी यात्रा to her while the narrator was away. यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ग्रैंडमदर किसी के पास गई थी गांव में पूछने के लिए काशी यात्रा का नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? तो नहीं, वो किसी के पास नहीं गई थी शर्म से। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स। She was too embarrassed to ask anyone and waited for the narrator to return. वो जो थी वो किसी के पास भी नहीं गई थी क्योंकि उनको शर्म आ रहा था और वो इंतजार कर रही थी नैरेटर का कि वो जब आएगी तो वो उसको पढ़कर बताएगी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नैरेटर वाज द ग्रैंडमदर फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़। नैरेटर जो थी वो ग्रैंडमदर की पहली टीचर थी और उन्होंने उनको कन्नड़ अल्फाबेट सिखाए थे। हाँ सिखाए थे, और वो उनकी फर्स्ट टीचर ही थी। तो ये क्या होगा बच्चों? ट्रू। The grandmother believed that there was no age limit for learning. Grandmother क्या बिलीव करती थी कि पढ़ाई लिखाई का कोई उम्र नहीं होता, कोई एज बार नहीं होता? हाँ ग्रैंडमदर ऐसा ही मानती थी, तभी ना वो 62 इयर्स में पढ़ाई की। तो ट्रू। The grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for her as a teacher. क्या ग्रैंडमदर ने अपनी जो नैरेटर है अपनी पोती के पैर छुए थे रिस्पेक्ट के मार्क पे? एक टीचर को रिस्पेक्ट दिया जाता है, वैसे रिस्पेक्ट देके वो अपनी पोती के पैर छू रही थी ना स्टोरी में। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रू। द नैरेटर वाज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंडमदर मेड इन लर्निंग टू रीड। क्या ग्रैंडमदर के प्रोग्रेस से, मतलब ग्रैंडमदर के प्रोग्रेस से नैरेटर डिसअपॉइंटेड थी?
दुखी थी कि वो अच्छा से नहीं सीख पाई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो थी फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से नॉवल पढ़ा था, तो ये क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स होगा। द नरेटर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड प्राउड ऑफ हर ग्रैंड मदर, क्योंकि नरेटर जो थी वो यहाँ पे डिसअपॉइंटेड नहीं थी बल्कि प्राउड थी अपने एक दादी के ऊपर, और बहुत इम्प्रेस्ड थी कि 62 इयर्स में उन्होंने इतना अच्छा से सीखा। अमेजिंग प्रोग्रेस, उनका प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, इसको पढ़ना है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देने हैं। तो चलिए पहले एक्सट्रैक्ट समझते हैं। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं विलेज वापस आई, यहाँ पे आई, मैं कौन है बच्चों, सुधा मूर्ति जी है, नरेटर यहाँ पे है, नरेटर बोल रही है, तो यहाँ पे आई कौन है, नरेटर। तो वो जब नरेटर मतलब सुधा मूर्ति जी जब वापस आती है, वो क्या देखती है, उसकी जो ग्रैंडमदर है वो रो रही है। I was surprised and I had never seen cry even in the most difficult situation. वो बहुत सरप्राइज थी, नरेटर यहाँ पे बहुत सरप्राइज थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को ना कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आया हो कभी रोते हुए नहीं देखा। What had happened? I was worried. क्या हुआ होगा, इसके लिए ना नरेटर बहुत परेशान थी। अव्वा, is everything all right? Are you okay? नरेटर अपनी दादी से पूछ रही है, अव्वा क्या सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो? I used to call her अव्वा। नरेटर अपनी दादी को क्या बुलाती थी, अव्वा बुलाती थी। Which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka, जिसका मतलब होता है माँ, कन्नड़ स्पोकन में माँ बोलते हैं। She nodded but did not reply. Nodded मतलब होता है सिर हिलाना, दादी जो थी वो सिर हिलाई लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं दी। I did not understand and forgot about it. लेकिन वो भी जो नरेटर थी वो 12 साल की थी, तो वो भी उतना माइंड नहीं की, वो भूल गई। In the night after dinner, रात में खाना खाने के बाद We were sleeping in the open terrace of our house. हम लोग कहाँ पे सो रहे थे, ओपन टेरेस में, मतलब खुले छत में। It was a summer night, गर्मियों की रात थी, and there was a full moon, और full moon था। अव्वा came and sat next to me. अव्वा आई और मेरे सामने बैठ गई। Her affectionate hand touched my forehead. उसने अपने प्यार भरे हाथ से उसके forehead को टच किया। अब बच्चों ये जो एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए, वो देखते हैं कि उसके आंसर्स क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल अस दैट द ग्रैंडमदर वाज। तो जो इतना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आया हो, आज तक जो ग्रैंडमदर थी वो कभी नहीं रोई थी, तो इससे क्या शो करता है, ग्रैंडमदर किस तरह की लेडी थी। पहला है स्ट्रॉन्ग विल, क्या वो स्ट्रॉन्ग विल थी, स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब उसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। अंडरस्टैंडिंग, समझने वाली थी, समझदार थी। कंसिडरेट मतलब सूझबूझ के साथ काम करती थी, या फिर बोल्ड थी, बोल्ड लेडी थी, क्या थी। तो बच्चों वो जो थी ना, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखती थी, क्योंकि जिसका स्ट्रॉन्ग विल पावर रहता है उसको कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन कभी भी तोड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो दादी जो थी ना वो स्ट्रॉन्ग विल थी, इसलिए इसका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ग्रैंडमदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑल राइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू इमोशनल या टायर्ड टू रिस्पॉन्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, ग्रैंडमदर जो थी ना उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, नरेटर ने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ सिर हिलाया। तो ऐसा क्यों किया, वो टायर्ड थी, टायर्ड मतलब थकी हुई थी, या इमोशनल थी। जाहिर सी बात है बच्चों, दादी यहाँ पे इमोशनल थी, इमोशनल थी मतलब क्या, वो रो रही होगी, रोने के कारण वो बोल नहीं पा रही होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इमोशनल। वो थकी हुई नहीं थी, वो इमोशनल थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम। एक क्लू बताना है बच्चों इस एक्सट्रैक्ट से जो इंडिकेट करता है कि ये जो स्टोरी था ना ये रूरल गांव का स्टोरी है, और जो कस्टम्स है, जो रीति रिवाज है ना, वो पुराने रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें एक क्लू देना है, तो चलिए इसका क्लू देखते हैं। The clue is that they were sleeping on the open terrace on a summer night under the full moon, typical of rural Indian life। तो यहाँ पे जो पहला क्लू है बच्चों वो ये है कि वो लोग गर्मियों की रात में ओपन टेरेस खुले छत पे सो रहे थे, फुल मून था। ये शो करता है, टिपिकल इंडियन रूरल में होता है कि गांव में छत के ऊपर और खुले आसमान के नीचे लोग सोते हैं।
तो ये शो कर रहा है कि ये गांव का सीन है। द वर्ड अव्वा, जो वर्ड अव्वा यहाँ पे यूज किया गया है कन्नड़ अल्फाबेट का, जो कन्नड़ में ग्रैंड मदर को बोला जा रहा है यहाँ पे अव्वा, ये भी इंडिकेट कर रहा है, ऑल्सो इंडिकेट अ रूरल ट्रेडिशनल सेटिंग। ये रूरल कस्टम को दिखा रहा है, रूरल रीति रिवाज को दिखा रहा है कि पहले के जमाने में कन्नड़ में अव्वा बोला जाता था ग्रैंड मदर को। Which lines of the extract establish a tender atmosphere? तो बच्चों ये जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, इस एक्सट्रैक्ट में कौन सा ऐसा जो लाइंस था वो ये बता रहा है कि जो एटमोस्फेयर था ना वो टेंडर था। टेंडर एटमोस्फेयर का मतलब होता है प्यार भरा, जिसमें कि आपको एफेक्शनेट हैंड्स ये सब दिखा ना, वो सब टेंडर एटमोस्फेयर था, मतलब प्यार भरा एटमोस्फेयर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। The lines, it was a summer night and there was a full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hand touched my forehead. तो ये जो लाइन है ना बच्चों की, गर्मी की रात थी, अव्वा जो थी ना वो सामने आके बैठती है और एफेक्शनेट हैंड से टच करती है उसके फोरहेड को। This lines create a tender warm mood through the full moon. तो ये जो लाइन है ना यही क्रिएट कर रहा है टेंडर वार्म मूड, एफेक्शनेट हैंड, प्यार भरा हाथ। टेंडर मतलब ये होता है प्यार भरा, लाइंस में कौन सा आपको टेंडर वार्म मूड दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है थ्रू द फुल मून, मून फुल थे नाइट में, एंड द ग्रैंड मदर्स जेंटल एफेक्शनेट गेस्चर्स ऑफ टचिंग द नेटर फोरहेड। और जो वो जो गेस्चर है ना ग्रैंड मदर का, जो हाथ से ऐसे सहला रही है ना फोरहेड को, वही यहाँ पे शो कर रहा है टेंडर मूड को। Which of the following aspect is not emphasized in the given extract? तो यहाँ पे जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है ना बच्चों, उसमें से ये चार जो आपको एस्पेक्ट दिए गए इनमें से कौन सा एस्पेक्ट नहीं है उस एक्सट्रैक्ट में, वो बताना है यहाँ पे। तो पहला देखते थे इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंड मदर। हाँ, इमोशनल टर्मोइल हम लोगों ने देखा है। द एफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड हर ग्रैंड मदर, एफेक्शनेट बॉन्ड भी था एक्सट्रैक्ट में। The grandmother regret over a lack of education. ये स्टोरी में तो है बच्चों की, ग्रैंडमदर रिग्रेट कर रही थी कि वो स्कूल नहीं गई, वो पढ़ाई नहीं की, उनका एजुकेशन नहीं हो पाया। लेकिन ये जो एक्सट्रैक्ट हम लोगों को दिया गया इस एक्सट्रैक्ट में ये लाइन नहीं दी हुई है, तो आंसर यही होगा। एक और एस्पेक्ट है वो भी देख लेते हैं। द नैरेटर कंसर्न फॉर हर ग्रैंडमदर, नैरेटर का कंसर्न ग्रैंडमदर के लिए, हाँ वो भी दिखा है इस एक्सट्रैक्ट में। तो क्या नहीं दिखा है इस एक्सट्रैक्ट में, ये वाला The grandmother's regret over her lack of education. तो बच्चों अब देखते हैं हमारा सेकेंड एक्सट्रैक्ट। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. यहाँ पे I कौन है यहाँ पे I है ग्रैंडमदर। वो बोल रही है कि उन्होंने डिसाइड किया कि कल से ही वो क्या सीखेगी, कन्नड़ अल्फाबेट सीखेगी। I will work very hard, बहुत मेहनत करेगी। I will keep सरस्वती पूजा डे during दशहरा as the deadline. डेडलाइन में वो दशहरा को रखती है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल, कि उस दिन वो नॉवेल पढ़ पाएगी खुद से ऑन माई ओन। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, वो क्या होना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है, किसी पे निर्भर होना नहीं चाहती है। आई शॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। वो यहाँ पे जो आई है वो नरेटर है, वो सुधा मूर्ति जी है यहाँ पे नरेटर। वो बोल रही है कि मैंने उनके फेस पे डिटर्मिनेशन देखा, वो करेज देखा, फिर वो क्या की, वो हंस दी। अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। वो बोल रही है अव्वा क्या आप 62 इयर्स के ओल्ड में अल्फाबेट सीखोगी। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे बाल क्या हो चुके हैं, सफेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, हाथ में झुर्रियां पड़ चुकी है। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मे पहनती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और किचन में कितना सारा काम करती हो। चाइल्डिशली आई मेक फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बचपने में मैंने उनका मजाक उड़ाया। आई मैंने, यहाँ पे कौन है, नरेटर। नरेटर ने बचपने में अपनी दादी का मजाक बनाया। बट सी जस्ट स्माइल, लेकिन दादी क्या की, सिर्फ मुस्कुराई। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों, अगर आप डिटरमाइंड हो मतलब दृढ़ निश्चय कर लेते हो किसी चीज के बारे में, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आए ना आप उसको पार कर लोगे। कोई भी मुश्किलें आए, ऑब्स्टिकल मतलब मुश्किलें आए, आप उसको पार कर जाओगे। I will work harder than anybody but I will do it. दादी बोल रही है मैं किसी से भी ज्यादा मेहनत करूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और मैं कन्नड़ अल्फाबेट सीख के दिखाऊंगी। For learning there is no age bar. दादी क्या बोलती है, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई एज बार नहीं है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड, वो देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ग्रैंडमदर स्टेटमेंट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। यहाँ पे जो बोला गया है ना आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, जो दादी बोल रही है ये उनके कैरेक्टर का किस भाग को दिखाता है। शी वांटेड टू बी लिटरेट, क्या वो पढ़ी लिखी होना चाहती थी। शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी, वो सेल्फ सफिशिएंसी डिजायर इच्छा रखती थी, सेल्फ सफिशिएंसी की मतलब आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखती थी। शी वांट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर्स, क्या वो अपना समझदारी दूसरों को प्रूव करना चाहती थी। She feels pressured by society to learn, क्या उनको सोसाइटी का प्रेशर था पढ़ाई लिखाई के लिए। तो बच्चों ना ही वो मतलब लिटरेट तो होना चाहती थी, पढ़ी लिखी तो होना चाहती थी, लेकिन वो आत्मनिर्भर होना चाहती थी पढ़े लिखे के साथ साथ। She wants to prove intelligence, वो किसी को भी अपना समझदारी प्रूव करना नहीं चाहती थी, कोई प्रेशर नहीं था सोसाइटी का। तो क्या होगा इसका आंसर, She desires self sufficiency। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, fill in the blank with the appropriate option from those given in bracket। The grandmother's determination shows that learning has, जो ग्रैंडमदर का डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ निश्चय है, वो क्या शो कर रहा है कि लर्निंग का क्या नहीं होता है, एज लिमिट, जेंडर बायस या कल्चरल बैरियर्स। तो बच्चों एज लिमिट नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज लिमिट। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नो एज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन। रीजन भी देना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल भी करना है। द नरेटर लाफ एट हर ग्रैंडमदर डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज, जो नरेटर थी वो क्यों हंसती है अपनी दादी के इस डिसीजन के ऊपर कि वो 62 ईयर में पढ़ाई लिखाई करेगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द नरेटर लाफ बिकॉज शी थिंक्स हर ग्रैंडमदर इज टू ओल्ड टू लर्न। Noticing her grey hair, wrinkles and spectacles, it reflects a childish and immature assumption which she later realizes is wrong। तो जो नैरेटर थी ना बच्चों, जो सुधा मूर्ति जी है यहाँ पे, जो नैरेटर है वो हंसती है दादी के ऊपर। क्यों हंस रही है, क्योंकि वो क्या नोटिस कर रही है कि दादी के बाल ग्रे हो चुके हैं, सफेद हो चुके हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियां आ गई है, हाथों पे झुर्रियां आ गई है, रिंकल्स है, वो चश्मे पहनती है। तो ये एक चाइल्डिश इमेच्योर एजम्पशन था, बच्ची का एक एजम्पशन था कि दादी नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन बाद में यही एजम्पशन ने दादी ने यही इसी एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर दिया, क्योंकि दादी बाद में बहुत अच्छे से पढ़ती है और वो खुद से नॉवेल पढ़ भी पाती है। लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडमदर। दो क्वालिटीज बताना है ग्रैंडमदर का। फर्स्ट क्वालिटीज है बच्चों डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। She sets a deadline, सरस्वती पूजा डे during दशहरा and work extremely hard to achieve her goal। दादी ने क्या किया था, अपना जो डेडलाइन सेट किया था दशहरा का, उसी दिन फिर वो क्या की थी, उसके लिए बहुत मेहनत की थी और उस दिन वो पढ़ी भी थी नॉवेल को। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, rather than asking a stranger to read for her and feeling embarrassed, she chooses to learn on her own so she can be independent। दादी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी था और वो बहुत डिग्निटी के साथ क्या किसी और के पास नहीं गई थी बोलने के लिए कि मुझे ये पढ़ दो, क्योंकि उनको शर्म आ रहा था। वो बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी, अपने को लेकर बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट फील कर रही थी कि वो शर्म फील कर रही थी कि वो किसी के पास भी नहीं जाएगी, किसी को पढ़ने के लिए नहीं बोलेगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो खुद पढ़ेगी, खुद सीखेगी और एक दिन आत्मनिर्भर बनेगी पढ़ाई लिखाई के मामले में। How can we say that the narrator is making assumption about her grandmother? तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो नैरेटर है वो दादी को लेकर एजम्पशंस कर रही थी। चलिए आंसर देखते हैं। The narrator assumes her 62-year-old grandmother cannot learn, judging her by gray hairs, wrinkles and spectacles. This proves wrong when the grandmother successfully learns to read through determination। तो बच्चों एक तरह से बोला जा सकता है कि जो नैरेटर थी अपनी दादी को जज कर रही थी कि वो चश्मे पहनती है, उनको रिंकल्स है, वो किचन में काम करती है, तो वो पढ़ नहीं पाएगी, वो सीख नहीं पाएगी। लेकिन ये जो एजम्पशन था ना, इसको दादी ने रॉन्ग प्रूफ किया, क्योंकि दादी बाद में सक्सेसफुली सीख गई पढ़ना लिखना एकदम डिटर्मिनेशन के साथ। Why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read her while the narrator was away? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों की जो दादी है ना वो क्यों शर्म महसूस करती है किसी और को पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, किसी और से पूछने के लिए कि जो नेक्स्ट एपिसोड है काशी यात्रा में उसमें क्या हुआ। तो इसका आंसर ये है, द ग्रैंडमदर फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज शी वैल्यूड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस। ग्रैंडमदर जो थी ना वो बहुत शर्म महसूस करती क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू देती है, उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है।
Asking others to read would make her seem helpless. दूसरों से पूछने से ना ये दिखाता कि वो helpless है. Despite being well off, she felt her inability to read was a personal weakness. उनके पास अच्छा खासा पैसा था, अच्छा खासा सब कुछ था, लेकिन ये शो करता है कि वो पढ़ नहीं पा रही है. ये उनका जो है ना एक पर्सनल वीकनेस है. And did not want to show it, reflecting her pride and dignity. और वो किसी को शो नहीं करना चाहती थी अपना पर्सनल वीकनेस को. और बच्चों, किसी को शो करना भी नहीं चाहिए अपना पर्सनल वीकनेस. तो यही उसको शो, उनका कैरेक्टर शो कर रहा है कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि प्राइड और डिग्निटी के साथ वो रहना पसंद करती है, ना कि किसी से जाके पूछकर अपना पर्सनल वीकनेस को जाहिर करना चाहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाई डज द नैरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंडमदर डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62? कि क्यों जो नैरेटर थी ना वो अपनी दादी के ऊपर हंसती है. दादी ने जो डिटर्मिनेशन लिया कि वो 62 ईयर में पढ़ाई लिखाई करेगी, इस पे क्यों हंसती है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. द नैरेटर लाफ बिकॉज एट 12 शी थिंक्स. नैरेटर हंसती है क्योंकि 12 साल की उम्र की नैरेटर है. जो नैरेटर है वो कितने ईयर की है? 12 ईयर्स की है. तो इस समय ना बचपना रहता है एक, वो बचपने में हंसती है और वो सोचती है चाइल्डिश एंड शैलो वे. She judges her grandmother by her age and physical appearance. तो जो नैरेटर है वो बचपने में अपने दादी को जज कर बैठती है और उनके फिजिकल अपीयरेंस से उनको जज करती है कि उनके जो हेयर है वो ग्रे है, रिंकल्स है, चश्मे पहनती है, स्पेक्टिकल्स, एंड हैवी किचन वर्क, और बहुत सारा काम करती है किचन में. एंड एज्यूम शी कैन नॉट लर्न, और ये एज्यूम कर लेती है कि वो नहीं पढ़ पाएगी, वो नहीं सीख पाएगी. Later she realizes this assumption was wrong. बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये जो assumption है ना उनका वो गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What significance does the story of काशी यात्रा have in both the grandmother's life and the story? कि जो स्टोरी है ना काशी यात्रा में और ग्रैंडमदर्स का लाइफ है वो क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है? तो चलिए देखते हैं. काशी यात्रा इज सेंट्रल टू द स्टोरी इन सेवरल वे. काशी यात्रा एक मेन पार्ट यहाँ पे क्रिएट करता है, सेंटर का पार्ट क्रिएट करता है बहुत तरीकों से. द ग्रैंडमदर कनेक्ट्स डीपली विथ इट्स ओल्ड लेडी प्रोटोगनिस्ट, मेकिंग हर एगर टू फॉलो एवरी एपिसोड. जो ग्रैंडमदर है वो अपने आप को कनेक्ट करती है जो ओल्ड लेडी होती है काशी यात्रा में. जो ओल्ड लेडी का स्टोरी है ना, प्रोटोगनिस्ट जो है मेन कैरेक्टर काशी यात्रा का, उसके साथ दादी अपने आप को रिलेट करती है. इससे क्या होता है, दादी को बहुत ज्यादा ईगर रहता है. ईगर मतलब बहुत एक्साइटेड रहती है वो जानने के लिए कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ. इट्स थीम ऑफ कंपैशन ओवर पर्सनल डिजायर रिफ्लेक्ट अव्वा ओन सेल्फलेस नेचर. वो जो स्टोरी में उसका कंपैशन पहले था पर्सनल डिजायर से, यही रिफ्लेक्ट करता है अव्वा का भी सेल्फलेस नेचर को. मिसिंग एन एपिसोड व्हेन द नैरेटर इज अवे बिकम्स द टर्निंग पॉइंट. जब नैरेटर चली गई थी शादी में ना, उसके बाद से ही टर्निंग पॉइंट आया है स्टोरी में, क्योंकि अभी ना अव्वा है ना जो एपिसोड्स था उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी, जिसके कारण क्या हुआ था, मोटिवेटिंग हर टू लर्न टू रीड. उससे वो मोटिवेट हुई थी पढ़ने के लिए. इन द एंड शी रीड्स द नॉवेल टाइटल एंड पब्लिशर्स नेम ऑन हर ओन, प्रूविंग हर सक्सेस एंड गिविंग द स्टोरी इमोशनल क्लोजर. लास्ट में क्या होता है, वो जो है ना नॉवेल का टाइटल को खुद से पढ़ती है, पब्लिशर का नाम खुद से पढ़ती है और प्रूव करती है कि वो पढ़ाई लिखाई इस 62 इयर्स ओल्ड में भी कर सकती है. What does the grandmother desire to learn the कन्नड़ अल्फाबेट reflect about her? जो ग्रैंडमदर का इच्छा था पढ़ने का कन्नड़ अल्फाबेट को, क्या रिफ्लेक्ट करता है, उनके बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर. The grandmother's desire to learn at the age of 62 reflects several admirable qualities. जो ग्रैंडमदर का ये इच्छा है ना पढ़ने का 62 की उम्र में, ये बहुत सारा एडमायरेबल क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करता है. पहला क्या है, अ थर्स्ट फॉर लर्निंग. थर्स्ट मतलब क्या होता है बच्चों, प्यास. जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो यहाँ पे जो दादी है ना उनको प्यास लगी है पढ़ाई की, सीखने की. तो यहाँ पे जो उनका पहला क्वालिटी शो हो रहा है वो थर्स्ट फॉर लर्निंग. She has always regretted not being educated and now seizes the opportunity when she can. अभी क्या है ना, उनको पछतावा हो रहा है कि वो पढ़ नहीं पाई. जब उनके पास वक्त था उस टाइम वो पढ़ नहीं पाए, और अभी वो चाहती है लेकिन बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है जो उनको नहीं मिल सकता है. डिटर्मिनेशन एंड करेज, उनका दृढ़ निश्चय होना. उन्होंने संकल्प ले लिया कि वो पढ़ेगी सीखेगी, तो ये उनका डिटर्मिनेशन है.
She is not deterred by age, physically limitations और social expectation. उनको उनके एज से या फिजिकली लिमिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने यहाँ पे एक ये भी एग्जाम्पल शो किया है कि वो जो है ना 62 इयर्स की ओल्ड में इतना काम करने के बाद भी किचन में वो पढ़ के दिखाई है. तो ये उनका बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन था जिसके कारण वो कर पाई है. अ डीप डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, एक बहुत गहरा डिजायर इंडिपेंडेंस के लिए था. वो आत्मनिर्भर होना चाहती थी पढ़ाई लिखाई को लेकर. शी वॉन्ट्स टू बी सेल्फ रिलियंट, so she does not have to depend on anyone else for something as basic as reading. वो किसी पे भी एक चैप्टर पढ़वाने के लिए या एक मैगजीन पढ़वाने के लिए निर्भर होना नहीं चाहती थी. वो सेल्फ इंडिपेंडेंस यहाँ पे होना चाहती थी पढ़ाई को लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट लेसन्स कैन वी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंडमदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर फीट. तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? जो ग्रैंडमदर ने नरेटर के पैर छुए ना, इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? So the grandmother actions of touching her granddaughter feet teaches us several important lessons. जो grandmother ने ना पैर छुए ना अपने पोती के, ये बहुत सारे important lessons हमें सिखाती है. कैसे देखते हैं? फर्स्ट है हमारा respect for the teacher is paramount. Respect for the teacher is paramount. paramount का मतलब होता है सबसे ऊपर है. तो एक टीचर का रिस्पेक्ट करना सबसे ऊपर है, paramount है. The grandmother makes it clear she is touching the feet of a teacher, not her granddaughter. इस स्टोरी में ग्रैंडमदर ने क्लियर कहा है कि वो जो है ना अपने पोती के पैर नहीं छू रही है बल्कि टीचर के पैर छू रही है. This reflect the Indian tradition of honoring the guru. यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये शो कर रहा है कि जो इंडियन ट्रेडिशन में जो एक गुरु का जो ऑनर होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, वो बहुत ऊपर है रिगार्डलेस ऑफ एज और रिलेशनशिप. उसमें गुरु के लिए ना कोई एज है और ना कोई रिलेशनशिप है, गुरु सबसे ऊपर है. सेकंड है हमारा ह्यूमिलिटी इन अ ग्रेट पर्सन. एक पर्सन में ग्रेट ह्यूमिलिटी होना. A 62-year-old woman going to a 12-year-old shows true humility and greatness of character. जैसे होता है ना कोई किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते कि नहीं, ईगो में रहते हैं, झुकेंगे नहीं. तो यहाँ पे जो है ना जो दादी है ना वो शो कर रही है कि वो कितनी ह्यूमिलिटी रखती है. वो 62 इयर्स की ओल्ड होने के बाद भी अपनी पोती 12 साल की पोती के पैर छूती है, उनको नमस्कार करती है. तो ये यहाँ पे उनका जो कैरेक्टर है ना वो ह्यूमिलिटी शो कर रहा है. लर्निंग इरेजेस सोशल बैरियर्स. नेक्स्ट क्या है? पढ़ाई करने से जो सोशल बैरियर्स है वो मिट जाते हैं. द एक्ट सजेस्ट दैट इन द रिल्म ऑफ लर्निंग कन्वेंशनल सोशल हायरार्कीज ऑफ एज एंड फैमिली रोल बिकम सेकेंडरी. तो पढ़ाई लिखाई के मामले में ना बच्चों बाकी सब कुछ बाद में आता है, सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका लर्निंग. तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो. ग्रेटिट्यूड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड. The grandmother feels deeply grateful and expresses it in the most sincere way she knows. Gratitude मतलब होता है किसी का आभार व्यक्त करना. अगर आप किसी से शुक्रगुजार हो ना बच्चों, तो आप उसको व्यक्त करो कि हाँ मैं बहुत थैंकफुल हूँ. तो यही यहाँ पे जो ग्रैंडमदर है वो बहुत ज्यादा थैंकफुल होती है, डीपली ग्रेटफुल होती है अपनी पोती को लेकर कि उन्होंने उनको सिखाया था. तो ये यहाँ पे उनका कैरेक्टर शो कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What does the following line tells us about the broader theme of the story? ये जो लाइन है ना इस स्टोरी के थीम के बारे में क्या बता रहा है? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. लाइन क्या है कि अगर आप डिटरमाइंड हो, मतलब किसी चीज को लेकर दृढ़ निश्चय करते हो, संकल्प कर लेते हो, तो you can overcome any obstacle. आप कोई भी ऑब्स्टिकल मतलब होता है मुश्किलें को पार कर सकते हो. This line highlights the theme that determination can overcome any challenge. ये जो लाइन है ये हाईलाइट कर रहा है कि डिटर्मिनेशन, अगर हम कोई चीज के लिए संकल्प करते हैं ना तो हम लोग कोई भी चैलेंज आए, कोई भी मुश्किल आए, उसको हम लोग ओवरकम कर लेते हैं रिगार्डलेस ऑफ एज और लिमिटेशन. इसके लिए हमारा एज भी मैटर नहीं करता, कोई लिमिटेशंस नहीं आता है. द ग्रैंडमदर्स डिसीजन टू लर्न रीडिंग एट 62, जो ग्रैंडमदर का डिसीजन था ना 62 ईयर्स में पढ़ने का, लर्निंग सीखने का, एंड सक्सीड बिफोर दशहरा, और जो डेडलाइन उन्होंने बनाया था दशहरा का उससे पहले वो सीख भी गई. ये प्रूव करता है, प्रूव दिस इट शोज दैट एजुकेशन इज फॉर एवरीवन. ये प्रूव करता है कि एजुकेशन सबके लिए है. एंड दैट ऑब्स्टिकल्स लाइक एज और लैक ऑफ टाइम कैन बी ओवरकम. और जो ये ऑब्स्टिकल है, जो मुश्किलें है ना उनका एज का या उनके पास समय कम है इसका, ये उन्होंने ओवरकम कर लिया अपने स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन से.
How effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों की जो ये स्टोरी है ना वो कैसे हाईलाइट कर रहा है कि जो एजुकेशन है ना वो पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है. The story highlights this through the grandmother who is well off and respected but feel helpless because she cannot read. तो जो दादी है ना बच्चों इस स्टोरी में ये बता रहा है कि उसके पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पा रही थी. तो पैसे किस काम के? पैसे से क्या पढ़ाई को यहाँ पे वो पढ़ पाई? पैसा दे के वो पढ़ पा रही है? नहीं पढ़ पा रही है. तो पढ़ाई करने के लिए उनको क्या होना पड़ता है? एजुकेटेड. तो वो एजुकेटेड नहीं थी, तो उनके पास कितना भी पैसा रहे, वो कितना भी वेल ऑफ रहे, यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा. She realized money cannot replace the independence. उन्होंने यहाँ रियलाइज किया कि मनी जो है ना, पैसे से हम लोग आजादी नहीं खरीद सकते हैं. किस चीज का आजादी? पढ़ाई की आजादी. इंडिपेंडेंस दैट लिटरेसी गिव्स. जो आजादी हम लोग को पढ़ने से आएगी ना, वो आजादी हमें पैसे से भी नहीं मिलेगी. Unable to read or ask for help, she feels dependent. But once she learned reading, the book title herself symbolizes her newfound independence and shows that education is true freedom. यहाँ तक कि जब वो सोची कि वो पूछेगी जाकर किसी से गांव में कि आगे का स्टोरी पढ़ दो मेरे लिए, उनको बहुत एम्बैरेस फील हुआ ना, शर्म महसूस हुआ. तो यहाँ पे वो क्या करी ना, फिर वो पढ़ने का मोटिवेशन आया उनके अंदर कि वो पढ़ाई लिखाई करके खुद से पढ़ेगी. जब वो सीख गई ना तो उनका एक न्यू जन्म हुआ, उनका आजादी का एक न्यू जन्म हुआ. ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि उनको एक आजादी मिल गई है जब वो खुद से पढ़ सकती है. नेक्स्ट पार्ट है हमारा बच्चों वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट. अब क्या है ना, द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट. दिस इज कॉल्ड बायनोमियल. तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है ना टेक्स्ट में, हाइड एंड सीक, ये बायनोमियल है. तो बायनोमियल क्या होता है बच्चों? बायनोमियल्स आर एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स. बायनोमियल्स का मतलब होता है कि जो एक्सप्रेशन रहेंगे ना उसमें टू वर्ड्स होंगे, दो वर्ड्स. जैसे कि हाइड एंड सीक में हाइड एक वर्ड है और सीक एक वर्ड है, दो वर्ड है ना. यूजुअली लिंक्ड बाय अ कंजक्शन, और कंजक्शन से लिंक होंगे. कंजक्शन देखो, एंड जो है वो हमारा क्या है? कंजक्शन है. हाइड एक वर्ड हुआ, सीक एक वर्ड हुआ, एंड क्या है बीच में? कंजक्शन है. तो बायनोमियल में दो वर्ड्स होते हैं लेकिन उनको लिंक करता है एक कंजक्शन. जैसे एंड और that are commonly used together in a fixed order. इसको हम लोग फिक्स्ड ऑर्डर में यूज करते हैं. एग्जाम्पल odds and ends, right और wrong. देखो right wrong दो वर्ड है और जो और है बीच में जो लिंक कर रहा है दोनों वर्ड्स को, वो कंजक्शन है. इसी को हम लोग बायनोमियल बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ बायनोमियल दिए गए हैं. सिंक और स्विम, ऑन एंड ऑफ, मिक्स एंड मैच, ऑल और नथिंग, पार्ट एंड पार्सल, पिक एंड चूज, सूनर और लेटर, लीव्स एंड बाउंस. अब हमें क्या करना है, कौन सा का क्या मीनिंग है उसके साथ इसको मैच करना है कि इसका मीनिंग क्या है. उसके बाद हमें नाउ यूज एनी 5 ऑफ द अबव बायनोमियल्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. और आपको 5 बायनोमियल का यूज करके सेंटेंस बनाना है. चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो बच्चों पहला बायनोमियल क्या दिया हुआ है? सिंक और स्विम. बायनोमियल मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है? दो वर्ड है, सिंक और स्विम. अब और जो है हमारा कंजक्शन है. दो वर्ड है, सिंक एक वर्ड है, स्विम एक वर्ड है और बीच में कंजक्शन जो इसको जोड़ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग बायनोमियल. इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे. तो सिंक और स्विम का मतलब होता है सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प. या तो सक्सीड हो जाओ या तो फेल हो जाओ बिना किसी की मदद के. ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है समटाइम ओकेजनली. कभी कभी ओकेजनली कुछ होना उसको हम लोग ऑन एंड ऑफ बोलते हैं. मिक्स एंड मैच का मतलब होता है put different things together to get a range of possibilities. कुछ डिफरेंट चीजों को एक साथ ऐसे बोले ना, मिक्स एंड मैच करके कुछ अच्छा निकाल लो. तो मिक्स एंड मैच का मतलब होता है बहुत सारी चीजें एक साथ रखी हुई हैं, उनमें से जो अच्छा है उसको बाहर निकालो. ऑल और नथिंग का मतलब होता है बच्चों समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल. या तो पूरी तरह से करो या फिर बिल्कुल मत करो. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू. या तो उसका पूरा कंप्लीट पार्ट या उससे ही मिलता जुलता. पिक एंड चूज ओनली द बेस्ट थिंग पीपल एक्सेट्रा. पिक एंड चूज मतलब होता है कि कुछ अच्छा एकदम बेस्ट चूज करना. सूनर और लेटर, एट सम टाइम इन द फ्यूचर. सूनर और लेटर मतलब फ्यूचर में कुछ समय में करना. लीप्स एंड बाउंड्स, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली. या तो इंक्रीज कर जाना या फिर डेवलप करना बहुत जल्दी. अब बच्चों जो बायनोमियल्स थे ना इनको हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे.
पहला क्या था, सिंक और स्विम। When I joined the new school mid-year, I had to sink or swim and figure things out on my own. On and off, she had been practicing the piano on and off for several years but never committed to it fully. यहाँ पे बच्चों ये सब इसका मतलब समझ में आप लोग को आ ही रहा है कि she had been practicing piano, पियानो का प्रैक्टिस कर रही थी, on and off मतलब कभी कभी प्रैक्टिस कर रही थी। All or nothing, for him friendship was all or nothing. He was either, उसके लिए फ्रेंडशिप जो है ना वो या तो पूरी तरह से वो फ्रेंडशिप निभाएगा या फिर नहीं निभाएगा। He was either fully committed or not involved at all, या तो वो fully committed होगा फ्रेंडशिप में या फिर इन्वॉल्व भी नहीं होगा। Sooner or later hard work always pay off, मतलब या तो जल्दी या फिर बाद में आप जो भी मेहनत करो उसका फल आपको जरूर मिलता है। Leaps and bounds. After joining the coaching class, Riya progress in mathematics improved by leaps and bounds. तो leaps and bounds मतलब इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। तो रिया का जो प्रोग्रेस है ना मैथ में कोचिंग लेने के बाद अब वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। Read the following words from the text given in the box below. ये जो वर्ड्स है बच्चों ये टेक्स्ट से ही लिए गए वर्ड्स है। These words are made by adding suitable prefix. इसमें प्रीफिक्स लगाया गया। प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगते हैं, जैसे हैप्पी एक वर्ड है, अन लगा हुआ है, देखिए आप ध्यान से, अनहैप्पी, तो अन क्या है बच्चों, प्रीफिक्स है। यूजुअल एक वर्ड है पर अनयूजुअल है, नेगेटिव वर्ड बनाया जा रहा है प्रीफिक्स लगा के, आपको ध्यान देना है, अनयूजुअल। फॉर्चुनेटली वर्ड है पर अनफॉर्चुनेटली, तो अन क्या है, प्रीफिक्स है। इररिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव वर्ड है, इररिस्पेक्टिव आपका इसको नेगेटिव बनाया गया है प्रीफिक्स लगा के। डिपेंडेंट एक वर्ड है पर इन लगा के इसको ही इंडिपेंडेंट बनाया गया है, तो इसी को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्सेस क्या क्या होते हैं, अन, इन, इन। टू गिव एन अपोजिट और नेगेटिव मीनिंग, अपोजिट या तो उसका उल्टा अर्थ देने के लिए या उसका मीनिंग को नेगेटिव करने के लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं वर्ड्स में। Now make words by adding the suitable prefixes given in the box to the words from the text in column 1. Column 1 में आपको words दिए गए हैं, उनमें हमें prefix लगा के negative words बनाना है। Write the prefixed word in column 2. Column 2 में prefix words लिखना है बनाकर। One example has been done for you. एक example आपके लिए किया गया और hints के लिए ये दिया हुआ है आपको। जैसे popular का यहाँ पे unpopular, पॉपुलर था बच्चों, हम लोगों ने अन लगा दिया, ये हो गया अनपॉपुलर। अब इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। पॉपुलर का हो गया अनपॉपुलर। बिलीफ, बिलीफ में हम लोग लगा देंगे डिसबिलीफ। इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। करेक्ट, इनकरेक्ट, प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं ना बच्चों, तभी ये नेगेटिव वर्ड हो रहा है। कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब बच्चों आपको टेक्स्ट से यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो अनहैप्पी, हर फेस वाज अनहैप्पी व्हेन शी कुड नॉट रीड द मैगजीन ऑन हर ओन। जब दादी खुद से मैगजीन नहीं पढ़ पाती है उनका फेस क्या होता है, अनहैप्पी। अनयूजुअल, इट वाज अनयूजुअल फॉर एन एल्डर टू टच द फीट ऑफ अ यंगर पर्सन। ये एक अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब जो कभी नहीं होता है ना और फिर अभी हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनयूजुअल था। क्या अनयूजुअल था कि एक बड़े का पैर छूना एक छोटे का। जैसे दादी यहाँ पे अपने पोती का पैर छू रही थी, दादी कहाँ 62 ईयर्स ओल्ड और बच्ची कहाँ 12 ईयर ओल्ड, तो ये अनयूजुअल था। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली त्रिवेणी डाइड वेरी यंग। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जो त्रिवेणी राइटर थी वो बहुत कम एज में डाई हो गई। कटिंग शॉर्ट अ ब्रिलियंट लिटरेरी करियर, जिससे कि उनका जो ब्रिलियंट लिटरेरी करियर था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। ठीक है। Irrespective, a teacher must be respected irrespective of their age और gender. एक टीचर का ना, एक शिक्षक का हमें सम्मान करना चाहिए irrespective of their age और gender. उसके जेंडर और एज को बिना देखे, बिना मैटर किए, हम लोग के लिए एज और जेंडर मैटर नहीं करता टीचर का। Independent, after learning to read, the grandmother felt truly independent for the first time.
तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सीखने के बाद जो दादी थी ना, वो ट्रूली इंडिपेंडेंट फील कर रही थी। अब वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर हो गई है। अब वो खुद से पढ़ सकती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस की है। आगे जो ईडियम और उसके मीनिंग है और भी जो एक्सरसाइजेस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों वो बाकी है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन कुछ हद तक हो चुकी है, पर कुछ हद तक बाकी है, वो पार्ट 2 में आने वाला है। तो पार्ट 2 के लिए भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो बच्चों, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, पर्सनली ट्यूशन चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का जो चैप्टर था उसमें अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए। और जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर पे भी वीडियो लाने वाली हूँ। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा।